जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अब एक फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साथियों जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश हर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे। और ये सुपर प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको डेली रात 8 बजे देखना है, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें और जितना हो सकता है अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाएं, ठीक है। और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसका अगर आपको पूरा लिखा हुआ नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, या फिर जो सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स होता है वो चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। बैच को कैसे ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। ऐसे तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, लेकिन ऑप्शन में ओम नहीं दिया हुआ है। तो प्रतिरोध बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, विभवांतर बटे विद्युत धारा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं विभवांतर बटे विद्युत धारा, ये होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो विभवांतर को भी लिखते हैं और धारा को आई लिखते हैं। भी मतलब क्या हो गया आपका, भी मतलब हो गया वोल्ट, आई मतलब हो गया एम्पियर, यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, वोल्ट बटे एम्पियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है वोल्ट बटे एम्पियर, और यही है आपका ओम, ठीक है। 1 ओम बराबर पूछे क्या होता है, तो वोल्ट बटे एम्पियर। तो ओम भी प्रतिरोध का मात्रक है और वोल्ट बटे एम्पियर भी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बताइए परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या है। तो हमको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक 10 किसका होता है, तो ये होता है नियोन का। 18 किसका होता है, आर्गन का। 36 किसका होता है, क्रिप्टन का। 54 किसका होता है, 54 होता है जेनॉन का। तो हमने आपको बताया था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, अक्रिय गैस। अच्छा, हीलियम की खोज किसने किया था आपसे पूछे, तो हीलियम का पता लगाया था फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। किसने लगाया था, फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास में आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है बिल्कुल इसी प्रकार से वन लाइनर फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा। साथियों आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, ये सब नोट्स आपको कंप्लीट करना है। टोटल 67 नोट्स अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन पर। तो अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें केवल नोट्स चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, जाति की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। साथियों क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जाति की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका जातीयता। क्या बनेगा, जातीयता। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए सबसे पहले आपको शाम 7:30 बजे की क्लास को देखना है, उसके बाद एक और क्लास है रात में 8 बजे। अभी जो आपका क्लास हो रहा है ये रात में 8 बजे वाली क्लास है। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा सेना, ये समूहवाचक संज्ञा है। वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय क्या है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि एक भी दिन आपसे क्लास मिस ना हो। वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है।
तो वह धीरे धीरे बोलता है। इसमें अव्यय क्या है? धीरे धीरे जो है ये अव्यय है। आगे देखिए, वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्तमान में कितने ज्ञात तत्व हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 118 ज्ञात तत्व है, जिसमें से 94 जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बताते हैं आवर्त सारणी से। क्वेश्चन पूछता है आवर्त सारणी में किस ओर धातु को रखा जाता है? तो धातु को आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं भाग में रखा जाता है और अधातु को आधुनिक आवर्त सारणी के दाएं भाग में। दोनों को ध्यान रखिएगा। डैश के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। बताइए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर। किसके पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बिच्छू बूटी। ठीक है, बिच्छू बूटी के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। डी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और है। अगर आपसे पूछे टोटल अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो टोटल अधातु तत्व है 22। टोटल उपधातु तत्वों की संख्या पूछे कितना है? तो टोटल 7 है। कितना है? 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? और साथियों आप सभी को पता ही होगा जुलाई में एग्जाम है, तो ऐसे में आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम की बर्बादी ना करें। डेली क्लास कीजिए, जितना हो सकता है अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए और नोट्स जो हम आपको दे रहे हैं उसको जरूर रिवीजन कीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व पूछा गया है, क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिथियम है। ठीक है, लिथियम जो है आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व है। लिथियम जो है सबसे हल्का धात्विक तत्व है। ठीक है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है। और समूह कितने हैं? तो 18 है। ये तो सभी को पता है। चलिए आगे देखते हैं। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? बताइए। तो यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। और एक होता है N2O। ये क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको हंसाने वाली गैस भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कैंसर क्या है? बताइए। कैंसर है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन या फिर दोनों। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रैक्टिस सेट के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो कैंसर जो है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। इसको याद कर लीजिए, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। यहाँ पर लिख देते हैं, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और कैंसर के इलाज के लिए अनेक टेस्ट का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें से आपका एक बायोप्सी टेस्ट भी है। बायोप्सी टेस्ट पूछे किससे संबंधित है? कैंसर से। एक और टेस्ट है हीमोग्लोबिन टेस्ट, ये भी कैंसर से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड देखने को मिल सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह है थाइमस। ठीक है, कौन सा है? थाइमस ग्रंथि है। जन्म के समय काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन यौवन के बाद थाइमस का आकार कम होता है। बाकी पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। ये मास्टर ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में स्थित होता है। इसी से निकलता है वृद्धि हार्मोन। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए और रेगुलर क्लास कीजिए। तो यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है HBV वायरस।
जो कि ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। कौन सा हार्मोन नहीं है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सही से ऑप्शन देखिए, बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। इसमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? सही जवाब है हीमोग्लोबिन, ये हार्मोन नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, बाकी इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन ये सभी क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन की बात करें, ये कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है। इसकी कमी से मधुमेह बीमारी होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। और अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। एड्रेनलिन हार्मोन की बात करें तो इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है। आगे देखिए, इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है, बताइए किसके द्वारा? इमल्सीकृत वसा का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है? तो ये लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइपेज। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कब्जा संधि होती है। कब्जा संधि, इसी को बोला जाता है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, इसी को हिंज ज्वाइंट भी बोला जाता है, कब्जा संधि को। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, भ्रूण अनुपस्थित होता है, बताइए किसमें? इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैथ्स, जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। तो भ्रूण जो है ये अनुपस्थित होता है किसमें? तो शैवाल में। ठीक है, शैवाल में। शैवाल की बात करें, इसमें हरित लवक पाया जाता है। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्रेब्स चक्र है अपचय, उपचय, उपचय एवं अपचय दोनों, बताइए। सी राइट आंसर करेंगे। क्रेब्स चक्र जो है अपचय व उपचय दोनों है, सी वाला ऑप्शन सही है। एक होता है एटीपी। ठीक है, पूछा गया था एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है। इसे एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो यह है ज्वालामुखी विस्फोट। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ज्वालामुखी विस्फोट। अच्छा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? बताइए कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो यह है रोटी, दालें, सब्जियां संतुलित आहार का एक एग्जाम्पल है। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? बताइए। सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से 40 क्वेश्चन या 35-40 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम बताना है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, सबसे अधिक है भारत में, तो सबसे हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, फिर लेटेराइट मिट्टी है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और जिसको बोला जाता है बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी मैदान व नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? तो पोटास और चूना का इसमें प्रचुर होता है जलोढ़ मिट्टी में। बाकी लाल मिट्टी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होता है किसमें? लाल मिट्टी में। बाकी काली मिट्टी के बारे में आप सभी जानते हैं, इसको
रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। अच्छा, चाय कौन सा मिट्टी में उगता है बताइए तो आप लोग? जलोढ़, लाल, काली या फिर लेटेराइट में। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1933 में हुआ था। 1933 में। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है। भूटान का आधिकारिक भाषा पूछे तो जोंगखा, ये आधिकारिक भाषा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछे तीर अंदाजी। तीर अंदाजी ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? एक होता है जल सीमा, एक है थल सीमा। तो भूटान के साथ तो थल सीमा है, नेपाल के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, जबकि श्रीलंका के साथ थल सीमा नहीं है। इसके साथ क्या है? तो जल सीमा है। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें तो विश्व मानचित्र पर श्रीलंका जो है किस भांति दिखाई देता है? तो नारियल की भांति दिखाई देता है। यहाँ की राजधानी कहाँ पर है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टा, ये श्रीलंका की राजधानी है। भूटान की बात करें तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जो भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, बस आप लोग यहाँ पर केवल ध्यान से सुनिए। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। और अभी क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से क्लास का नोट्स आपको मिलेगा। तो भारत के 5 राज्यों की सीमा, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। कितना? 5 राज्यों की सीमा। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये 5 राज्य हैं। अच्छा, भारत के कितने पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा है? भारत का सीमा जो है तो याद रखिएगा 16 राज्य। भारत के टोटल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। अगर पूछे भारत की चौड़ाई कितनी है तो पश्चिम से पूरब अगर भारत की चौड़ाई पूछे तो 2933 किलोमीटर है, और लंबाई पूछे तो 3214 किलोमीटर ये भारत की लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछे तो ये बता चुके 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। और तटीय भाग की कुल लंबाई पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है। इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप दोनों आ गया 7516.6 में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? देखिए ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन एग्जाम में अगर यही आ जाता है तो आप लोग गलत करके आ जाएंगे, इसलिए ये पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका आंसर है लखनऊ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, लखनऊ शहर। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? 1917 में। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा से संबंधित है पाइका नृत्य। ठीक है, पाइका कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा को प्राचीन काल से मध्यकाल तक किस नाम से जाना जाता था? तो इसको बोला था उत्कल। ठीक है, ओडिशा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। इसको कलिंग भी बोला जाता था, कलिंग। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो पाइका ओडिशा का क्या है?
नृत्य है। अगर आपसे पूछे गरबा कहाँ का है तो ये गुजरात का है गरबा। टिप्पानी पूछे तो ये क्वेश्चन आता है, टिप्पानी कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। भवई पूछे कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। अगर आपसे पूछे भांगड़ा कहाँ का है तो ये पंजाब का है। गिद्धा पूछे कहाँ का नृत्य है, ये भी पंजाब का नृत्य है। सरहुल कहाँ का है तो सरहुल झारखंड का है। जट जाटिन पूछे ये भी झारखंड हो जाएगा। कर्मा पूछे झारखंड हो जाएगा। जात्रा पूछे कहाँ का लोक नृत्य है, जात्रा पश्चिम बंगाल का है। बाउल पूछे ये भी पश्चिम बंगाल का है। मरसिया पूछे ये भी पश्चिम बंगाल का है। चलिए आगे देखते हैं। जब बिहार का पूछे, बिहार राज्य की जो प्रमुख लोक कला पूछे तो याद रखिएगा ये है गोदना। गोदना ये बिहार की प्रमुख लोक कला है, नृत्य नहीं बोल रहे हैं, लोक कला। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है NR नारायण मूर्ति। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, शाहजहां के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण हुआ था। चलिए अच्छा, यहाँ से अकबर की बात करें तो अकबर ने एक विभाग की स्थापना किया था, अनुवाद विभाग। तो अगर आपसे पूछे अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था, मुगल सम्राट अकबर ने। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबर दिया है खानवा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध हुआ था 1646 में और ये शाहजहां के समय में हुआ था, ना कि जहांगीर के समय में। बाकी बाबर, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी ये सभी सही है। अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? चलिए बताइए 32 के लिए आंसर। तो देखिए अशोक का जो सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख है वो है 13वां शिलालेख। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 13वां शिलालेख। अच्छा, अशोक के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था कलिंग, तो कलिंग विजय का वर्णन किस में मिलता है तो इसी 13वें शिलालेख में मिलता है। कब हुआ था युद्ध तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन सा है? बताइए, स्वेज नहर के बारे में बता चुके हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसका निर्माण 1869 में पूरा हुआ था। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है 168 किलोमीटर। इसकी अधिकतम चौड़ाई है 365 मीटर और गहराई है 16.5 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जगह उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा पत्तन है तो यह है पोर्ट सईद। क्या है, पोर्ट सईद। और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर है पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा, कोई नहीं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच अगर पूछे कौन सी नदी सीमा बनाती है तो याद रखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है काली नदी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 34 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, वृहद हिमालय व पीर पंजाल। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। कश्मीर की घाटी एक गहरा तथा विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और विशाल यानी वृहद हिमालय पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में स्थित है। अब यहाँ पे कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन बनता है। कश्मीर जो है, कश्मीर हिमालय करेबा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है, करेबा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान यानी कि केसर की खेती की जाती है।
शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दिया? तो ये पीटर ए पायर ने दिया था, शून्य आधार बजट की अवधारणा। चलिए आगे देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। आगे देखिए, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया। तो अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किसका दौरा किया था? तो इसका सही जवाब है चंपारण का। चंपारण का दौरा किया था। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। यानी सबसे पहले कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना, ये बताना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, जिसके अनुसार हंटर समिति के रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे। लेकिन एक और समिति है मालवीय समिति, उसने 1000 से अधिक व्यक्ति मारने की संभावना व्यक्त किया था, मालवीय समिति ने। तो ये हो जाएगा 1919। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 से हो जाएगा स्टार्ट। ध्वज सत्याग्रह की बात करें तो ये हो जाएगा 1923। ठीक है, 1923 हो जाएगा ध्वज सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा बताइए? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 19, ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद 19 के बाद क्या हो जाएगा? 1920, फिर 23, 42। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया 1, 4, 3 और फिर लास्ट में 2। ध्वज सत्याग्रह के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो ध्वज सत्याग्रह है, जिसको झंडा सत्याग्रह बोलते हैं, 1923 में नागपुर में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? नागपुर में। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? इसका आंसर है जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में। खरीफ फसलों के अंतर्गत क्या क्या आता है? मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, ये सभी आता है। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 2010। ठीक है, भारतीय रुपये का जो मुद्रा प्रतीक है, इस तरह से ये डिजाइन दिया था किसने? डॉक्टर उदय कुमार ने। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है? तो केंद्र और राज्यों के बीच बताया गया 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। बाकी तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ के बारे में है। और 12वीं अनुसूची तो आप सभी जानते हैं, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। 5वीं अनुसूची ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है, 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 300A है, ये बता चुके कई बार। 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 2 अनुसूचियां हैं और इसमें अध्याय पूछे 6 अध्याय है, 31 धाराएं हैं एवं 2 अनुसूचियां हैं। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005। भारतीय संविधान का कौन सा भाग
केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। तो ये है भाग 11। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, भाग 11। आर्टिकल पूछे तो 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। भाग 8 पूछे तो ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 8। ठीक है। भाग 9 पूछे तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया था? तो ये आयरिश संविधान से लिया गया था। और आयरिश संविधान ने आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन से, ये बता चुके हैं। अच्छा, अमेरिका संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, जापान संविधान से। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दरें है? तो यह है केरला। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो हमने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों बताया था। 24 में क्या है? तो 24 और 23, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये हो जाएगा 23। बंधुआ मजदूर से संबंधित है 23। इसमें किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, बलपूर्वक श्रम नहीं करा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते, आर्टिकल 23 में है। जबकि 24 में क्या है? तो 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते, आर्टिकल 24 में है। अच्छा, आर्टिकल 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का शासन संरक्षण है, आर्टिकल किसमें? 14 में। अब 32 तो आप सभी जानते हैं, संवैधानिक उपचार से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो ये आर्टिकल 129 से संबंधित है, आर्टिकल 129। 125 में क्या है? तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि से संबंधित है, 125। 117 में क्या है? वित्तीय विधेयकों संबंधी प्रावधान है, 117 में वित्त विधेयक है। ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो इसमें समय ज़्यादा बर्बाद करेंगे नहीं, बार बार बता चुके, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। अच्छा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में 1951 में लगा था। 280 वित्त आयोग से संबंधित है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय है, जिसका गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान का भाग 5 और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में क्या बताया गया है? तो उच्चतम न्यायालय की चर्चा की गई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश है। ठीक है, 34 न्यायाधीश है, जिसमें से 33 न्यायाधीश और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। आप लोग कमेंट करके बताइए, लास्ट का क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के नए जज मुख्य जज कौन बने हैं? तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब क्लास में आज हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको ये पूरा लिखा हुआ नोट्स चाहिए तो कहाँ पर मिलेगा? आइए आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और सक्सेस वर्ल्ड MCQ ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको आ जाना है स्क्रॉल करके, और नीचे आपको ये वाला बैच मिल जाएगा नोट्स का। इसमें क्लास का नोट्स मिल जाएगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा, साथ में जो छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स होता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट फंसता है, वो आपको इसमें मिल जाएगा मात्र 89 में। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिए। इस प्रकार से बैच आपको मिलेगा, ये पूरा नोट्स मिलेगा।
तो फटाफट से जाकर आप लोग ले सकते हैं, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल या फिर मैसेज कीजिए।